जय श्री राम। मोदी जी ने गलत किया, ऐसा मानना है बहुत से लोगों का। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं था, ये भी सोचना है कुछ लोगों का। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि भारत के साथ किसने गलत किया। 1947 में भारत देश आजाद हुआ, आजादी अंग्रेजों से। लेकिन एक अंदरूनी लड़ाई भारत में जारी थी, लड़ाई भारत और पाकिस्तान की, लड़ाई एक स्वतंत्र देश और एक तानाशाह देश के बीच की। पाकिस्तान ने अपने दो हिस्से किए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा जो कि पंजाब से जुड़ा हुआ है, ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा जो कि बंगाल से जुड़ा हुआ है। अपने आप को एक सफल देश बताने वाला पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा बताया और दोनों हिस्सों को आदेश दिया कि उर्दू ही हमारी राष्ट्रभाषा है। 1948 में जिस बात का विरोध ईस्ट पाकिस्तान ने किया, उनका मानना था कि हमारी मातृभाषा बंगाली है क्योंकि हम बंगाली को ही अच्छे से सुनते और समझते हैं। धीरेन्द्र नाथ दत्त जी ने भरपूर कोशिश की कि बंगाली उनकी स्टेट लैंग्वेज बन जाए, लेकिन 19 मार्च 1948 मोहम्मद अली जिन्ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान के दौरे के दौरान उन्होंने रेस क्रॉस ग्राउंड एट सिविक रिसेप्शन में कहा, Very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. कि जो व्यक्ति उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं मानता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो इतना कह के रुके नहीं। ढाका यूनिवर्सिटी में कर्जन हॉल में अपने स्पीच के दौरान उन्होंने तेज आवाज में उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा मानने के लिए सबसे कहा। उसी वक्त जोर से आवाज आती है, नो। ये अब्दुल माटीन थे जो खड़े होकर बड़ी बुलंदी के साथ कहा कि उर्दू हमारी भाषा नहीं है, हम इसे नहीं स्वीकारेंगे। उनके समर्थन में ढाका यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों ने नो नो करके चिल्लाना चालू किया। बात इतनी बढ़ जाती है कि 1952 आते आते राष्ट्रभाषा आंदोलन छेड़ दिया जाता है। 1952 में भाषा आंदोलन ने इतनी तेजी पकड़ी कि 1954 आते आते पॉलिटिकल स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि उन्हें चुनाव कराने पड़े। चुनाव के दौरान AK फजूल जी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि पाकिस्तान एक तानाशाह देश है। उसको कैसे मंजूर था कि ईस्ट पाकिस्तान अपनी बात, अपनी बंगाली भाषा को अपनी मातृभाषा बना सके। इसलिए AK फजूल जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इतना ही नहीं, गवर्नर्स रूल को स्थापित किया गया। पूरा ईस्ट पाकिस्तान गवर्नर रूल के अंतर्गत अपने आप को ले आया। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने वहां से फिर से अपनी प्रताड़ना चालू की और बंगाली मुसलमान भाइयों के ऊपर इतने कोड़े बरसाए, इतना नरसंहार किया जिसको देखकर और पढ़ के रूह कँप जाती है। भारत एक तरफ बंगाली भाइयों को और बंगाली परिवारों को उजड़ता हुआ देख रहा था और दूसरी तरफ 20 अक्टूबर 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर युद्ध किया। युद्ध की वजह तिब्बत अपने आप में बहुत ही शांत और सनातनी सोच को मानने वाला देश है, लेकिन चाइना तिब्बत पर अपना कब्जा चाहता था। ऐसा करते हुए तिब्बत के लोग और खासकर वहाँ के दलाई लामा जी
जो कि धर्मगुरु हैं, घबरा गए और उन्हें वहां के लोगों ने सलाह दी कि आप भारत की ओर पलायन कर जाइए। सलाह बिल्कुल सही थी और उन्होंने वैसा ही किया। कई दिनों तक चलते चलते वो किसी तरह अपने कुछ लोगों को लेकर भारत आ गए। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी मदद की और उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान दिया। ये बात चाइना को हजम नहीं हुई। भारत चाहता था शांति प्रिय, तिब्बत चाहता था शांति, लेकिन चाइना अपनी सोच से मजबूर था। चाइना ने साइनो इंडिया वॉर को आरंभ किया और 21 नवंबर 1962 को सीज फायर किया। भारत चाइना के युद्ध से उभरा ही था कि 1965 आते आते पाकिस्तान ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को फिर से क्रॉस किया और ऑपरेशन जिब्राल्टर भारत के ऊपर किया, जो कि पूर्ण रूप से अनसक्सेसफुल था। इस ऑपरेशन के दौरान भारत पाकिस्तान पे भारी पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे और भारत के वीर सैनिक ने अपनी वीरता का परिचय दिया। लगभग 1920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भारत ने पाकिस्तान टेरिटरी का कब्जा किया और पाकिस्तान ने लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भारत का अपने कब्जे में लिया। ये बात आगे ना बढ़े, इस ऑपरेशन के दौरान जो तनाव क्रिएट हो रहा था उसमें समझौता के लिए सोवियत यूनियन आगे आया और उसने दोनों देशों के बीच समझौता का प्रस्ताव रखा। हमारे प्रधानमंत्री सोवियत यूनियन के द्वारा दिया गया ये प्रस्ताव ताशखंड में साइन करने के लिए गए और अयूब खान के साथ उन्होंने ये प्रस्ताव को स्वीकार किया। लेकिन अचानक ही उस रात उनकी मृत्यु हो जाती है। आज तक हर भारतीय के दिल में ये सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशखंड में मौत क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण थे। और मैं ये जानती हूं कि अगर आप भारतीय हैं तो आपके अंदर ये सवाल आज भी होगा। 1966 में नई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कुर्सी संभाली। भारत कई चीजों से पीड़ित था और बंगाल से लोगों का भारत की ओर पलायन चालू हुआ। 1971 आते आते लिबरेशन वॉर पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के ऊपर किया। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पे नरसंहार किए जा रहा था। बात इतनी बढ़ी कि लिबरेशन वॉर ने बांग्लादेश को जन्म दिया, उन लोगों को जन्म दिया जो कि शायद पाकिस्तान का हिस्सा माने जाते थे। शेख मुजीबुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लीडर थे, उनकी लड़ाई वेस्ट पाकिस्तान, याया खान और जुल्फिकर अली भुट्टो से थी। ये लड़ाई इतनी बड़ी कि इसने 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़ वो रिफ्यूजी बनकर भारत में पनाह के लिए आए और लगभग 30 लाख लोगों को मरना पड़ा। लेकिन भाषा आंदोलन खत्म नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी ने पलायन किए हुए लोगों को शरण दी और उनकी मदद भी की। ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के विरोध में फिर युद्ध किया, लेकिन इस बार पाकिस्तान गलत साबित हुआ। भारत के वीर सैनिक जो कि इतनी चीजों से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान पर विजय हासिल की। पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिक भारत के कब्जे में थे। इतना ही नहीं, लगभग 15,010 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया
भारत के वीर सैनिकों ने कब्जे में लिया। युद्ध विराम हुआ और शिमला एग्रीमेंट का प्रस्ताव सामने आया। इस प्रस्ताव में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिक और 15,010 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्हें वापस दिया। ये शिमला एग्रीमेंट भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार भुट्टो जी ने साइन किया। भारत ने सब कुछ जीता और पाकिस्तान को वापस दे दिया। 1999 में पाकिस्तान ने फिर अपनी सीमा को लांघा और कारगिल युद्ध हुआ। Kargil War of 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. फिर एक बार भारत पाकिस्तान पे भारी पड़ा। भारत के वीर सैनिक और हमारी भारतीय सेना के चीफ बीपी मलक जी ने पाकिस्तानी सैनिकों को उखाड़ फेंका और मुंह तोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, सम्मान के साथ हमारे तिरंगे को फिर एक बार कारगिल की चोटी पर लहराया। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विजयी ऑपरेशन को पूरे भारत में उल्लास के साथ मनाया। 1999 की हार ने पाकिस्तान को यह समझा दिया था कि वो भारत से कभी नहीं जीत सकता है। भारत कितनी भी विषम परिस्थितियों में रहा, लेकिन भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब हमेशा पाकिस्तान को दिया है। अब पाकिस्तान एक नई जंग भारत के साथ चाहता था। अ न्यू टाइप वॉर। किल द सिविलियंस, किल द इनोसेंस। जब 26/11/2008 में पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने भारत के इनोसेंट सिविलियंस को मारा। 26/11 की घटना बहुत ही दर्दनाक थी। 26/11 की घटना में लगभग 166 लोगों की मौत हो गई और लगभग 300 लोग जख्मी हुए। वहां से आए हुए आतंकवादियों में कसाब, जो भारत के कब्जे में था, जिसे फांसी दी गई। फिर भी पाकिस्तानी सोच और आतंकवाद वहां नहीं रुकता है। 2016 में उरी की घटना ने भारत को फिर से हिलाया और हमारे 19 वीर सैनिक शहीद हुए। लेकिन इस बार कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में थी, जिसका जवाब उरी स्ट्राइक से दिया गया। इस बार फिर से भारतीय सैनिकों ने अपना परिचय पाकिस्तानी की भूमि में जाकर, उनकी जमीन में घुसकर उनको मार गिराया और उनके आतंकवाद के ठिकानों को उखाड़ फेंका। पाकिस्तान इस स्ट्राइक से हिला था, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 2019 में पुलवामा, जहां हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, इस घटना ने भारत को हिला दिया और फिर एक बार भारतीय सैनिक कमर कस के खड़े हुए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक एयरफोर्स आर्मी ने लीड की और इस स्ट्राइक के दौरान लगभग 300 आतंकवादियों को ढेर किया और अपने 40 सीआरपीएफ के जवानों का सम्मान से बदला लिया। हाल ही की घटना की बात करें, 2025, जहां 26 मासूम भारतीयों को उनकी पत्नी के सामने गोली मार दी जाती है, उनके बच्चों को दहशत में जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। भारत इस बार भी चुप नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर उस बात की पहचान है और प्रमाण है। जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत को आंख उठा के देखा, ऑपरेशन सिंदूर ने अपने सम्मान की परिभाषा
पाकिस्तान के अंदर प्रिसाइज्ड वे में उनको समझाई, और इस दौरान सिविलियंस को छुआ भी नहीं गया। ये है भारत, ऐसा है हमारा भारत। आतंकवाद को उखाड़ फेंकना जानता है, और हम भारतीयों के पास भरपूर प्रमाण है, इतिहास है कि हमारा देश किसके हाथ में सुरक्षित है। हमें शर्म आनी चाहिए, और या हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाए और उसको याद दिलाएं पुलवामा, उसको याद दिलाएं उरी, उसको याद दिलाएं 26/11 की घटना, और हम बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर एक वॉर नहीं है, एक ऐसा ऑपरेशन जो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हमारी भारतीय सैनिकों ने किया और उन्हीं ठिकानों को मारा जहां आतंकवाद को जन्म दिया जा रहा था। पाकिस्तान अच्छी तरीके से समझ चुका है कि भारत के रहने वाले किसी भी नागरिक को छुआ तो उसका जवाब उसके लश्कर तैयबा को देना होगा। पाकिस्तान के आतंकवाद को ये अच्छी तरह पता है कि भारत के लिए हर भारतीय जरूरी है। भारत में रहने वाले हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो और उस मुसलमान, उसकी भारत से ही पहचान है। और हम भारतीयों का फर्ज है कि आज के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर के लिए कोई सवाल उठाए तो हमें उसे इतिहास पढ़ाएं और बताएं कि किस तरीके से हमारे भारत के सैनिकों ने जब भी आतंकवाद पढ़ा है, हमने कैसे उसे जवाब दिया है और उसके घर में घुसकर जवाब दिया है। जय हिंद, जय भारत।